नहीं आपको फिर हंसी आएगी। चलो, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में 2D का रिजोल्यूशन देखा था। उसमें हमने अगर x डायरेक्शन में जो था उसको हमने x डायरेक्शन में जो था i कैप डाल दिया था और y डायरेक्शन में जो था j कैप डाल दिया था, और स्केलर कंपोनेंट को हमने r cos थीटा और r sin थीटा बोला था, राइट। चलो चलते हैं आगे। आज हम देखेंगे बच्चों 3D में वेक्टर का रिजोल्यूशन। 3D में वेक्टर का रिजोल्यूशन लाइव कर दो ना। x y z, माइक नहीं है और ये चले आगे x y और z, ठीक है। अब मान लो मेरा कोई वेक्टर यहाँ पर है ना, ये मेरा वेक्टर चल के यहाँ आ गया, ये P पॉइंट है, ये मेरा क्या है पोजीशन वेक्टर, राइट। ये मैं यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी x y z, है ना। तो 3D वेक्टर का हम 3D में एक वेक्टर का रिजोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से मैंने x एक्सिस से लिया अल्फा एंगल, y एक्सिस से लिया बीटा एंगल, और इसकी एंगल z एक्सिस से कितने ली गामा, z एक्सिस से कितने ली गामा। एक एंगल से काम चलेगा नहीं, ठीक है, तीनों एक्सिस से हमने अलग अलग एंगल्स लिए, राइट। तो अब देखते हैं बच्चों, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज चेक करना पड़ेगा। देखो इसके लिए तो हम या तो यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए, या फिर डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे थीटा से काम नहीं चलता, यानी जैसे वहाँ पे r cos थीटा r sin थीटा लिखते थे, यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, है ना। इसका प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा, लास्ट क्लास में बताया था r cos अल्फा, राइट। मान लो ये r है तो ये r cos अल्फा, इसका इस पे इसके साथ कितना एंगल बना है बीटा, तो r cos बीटा, है ना, r cos बीटा, और इसका इस पे ये वाला r cos गामा, यानी मेरे पास क्या बना x इक्वल टू r cos अल्फा, y इक्वल टू r cos बीटा, और z इक्वल टू r cos गामा, ठीक है। ये तीन हमारे पास बने x y z एक्सिस, r cos अल्फा, r cos बीटा और r cos गामा। ये हमारे क्या हो गए स्केलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हो गए स्केलर। स्केलर क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, स्केलर कंपोनेंट्स। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको वेक्टर कंपोनेंट, इसका वेक्टर कंपोनेंट अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x एक्सिस में कौन सा होगा i कैप, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर i कैप, तो इसको लिखेंगे r cos, यानी f वेक्टर लिखना हमें, तो हमें लिखना पड़ेगा r cos अल्फा i कैप। आई बात समझ में, है ना। अगर हमें y वेक्टर लिखना है तो लिखना पड़ेगा r cos बीटा j कैप, y में j, और हमें z वेक्टर लिखना है तो ये होगा r cos गामा k कैप। यानी इस r वेक्टर को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं r cos अल्फा i कैप प्लस r cos बीटा j कैप प्लस r cos गामा k कैप, i कैप j कैप और k कैप। इतने बात समझ में आई सभी को। तो दिस इज माय r वेक्टर। r वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर, यानी इस r वेक्टर को मैंने तीन कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। 2D के वेक्टर्स कितने कंपोनेंट में ब्रेक होते हैं, दो में, 3D के 3 में, 1D के एक ही कंपोनेंट है, वो खुद ही है। आई बात समझ, क्लियर है सभी को, क्लियर। अच्छा चलो वापस से आते हैं हम एक बार 2D में, चलो वापस से आते हैं हम एक बार 2D वेक्टर। देखो भाई, हाँ नोट करना चाहते हो जो नोट कर लो आप फटाफट से पॉज करके। तो बच्चों चलो फिर से एक बार चलते हैं 2D पे, है ना। 2D पे हम देखते हैं, 2D पे हमने क्या देखा था, 2D पे हमने देखा था इस तरह से, ये x था, ये y था, और ये मेरा पॉइंट P था, राइट, ये मेरा O था। इसको हमने xy कोऑर्डिनेट माना था, है ना। इस वाले पार्ट, इसको हमने थीटा एंगल लिया था, इसको हमने इस वाले पार्ट को बोला था r cos थीटा, जब ये ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या था r sin थीटा, तो सेम एज ये वाला पार्ट भी क्या है r sin थीटा, है ना। ये r sin है, ये हमने पढ़ा था लास्ट
है ना? वेक्टर तो डालो आगे। हमने ये चीज़ पढ़ा, ठीक। यहाँ पे कंपोनेंट में हम वेक्टर नहीं लिखते, है ना? जब भी कंपोनेंट से जॉब करते हैं वो आई कैप जे कैप हमारा यूनिट वेक्टर जो है वो देख लेता, ठीक। अब देखो यहाँ से आर वेक्टर, अगर ये आर वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हमने क्या देखा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। एक्स की वैल्यू अब क्या है? आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही है या गलत है? इसको सॉल्व करके वापस से आर आना चाहिए, आना चाहिए। देखते आता नहीं आता, देखते हैं आता है या नहीं आता। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने, आर स्क्वायर में से इसको कॉमन ले लिया, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया? आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये आर स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा? आर, यानी आर का मोड क्या हो गया? आर। यानी देखो भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आर कॉस थीटा को मैं लिख दूँ आर एक्स कंपोनेंट, आर का एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन में है तो आर का एक्स कंपोनेंट, और इसको मैं लिख दूँ आर का वाई कंपोनेंट। कोई दिक्कत है क्या? वाई डायरेक्शन में तो आर का वाई कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में आर का एक्स कंपोनेंट। तो चलो आगे देखते हैं। तो भाई ये देख, मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? इस तरह से मॉडुलस को हम लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब मेरे को मान लो इसका क्या निकालना है? क्या निकालना? डायरेक्शन निकालना, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा के लिए तो मेरे पास सबसे बेस्ट हथियार है, क्या आप टेन थीटा निकाल लो, क्योंकि ये कंपोनेंट हमें पता चल गया, ये कंपोनेंट हमें पता चल गया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, दोनों जिस पर बेस होते हैं वो बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है। तो आग बंद करके आप क्या कर दोगे? tan थीटा निकाल। tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, p बाई बी, सही है? तो थीटा इक्वल टू भाई साहब यहाँ से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स आर वाई बाई आर। देखो अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से ये बात हमें समझ में आएगी, ठीक है? तो लास्ट टाइम में हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, राइट? आज हमने देखा कंपोनेंट ब्रेक करके भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम हमने थीटा निकालने का, ये रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए tan अल्फा की वैल्यू निकाली थी। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर देखते हैं हमने आर वाई बाई आर एक्स किया कंपोनेंट्स का, राइट? तो हमारे पास दो तरीके अवेलेबल हो गए एक वेक्टर को सॉल्व करने के लिए। फटाफट से पहले मैं आपको किसका दिखा दूँ? 3D का भी दिखा दूँ। एक बार आपने 3D का देख लिया, आपकी लाइफ बन जाएगी। जल्दी से पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आगे की चीज़। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो तो बच्चों हम 3D में आते हैं, 3D का भी मैग्नीट्यूड और ये देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। देखो भाई, ये x, ये y और ये z, ये पॉइंट P, ये x, y, z। हमने क्या किया था बच्चों? हमने देखा था ये हमारा x कंपोनेंट, ये हमारा y कंपोनेंट और ये हमारा z कंपोनेंट, राइट? इस तरह से हमने देखा। और x कंपोनेंट को क्या बोला था? r ऑफ x इक्वल टू r cos अल्फा, r ऑफ y इक्वल टू r cos बीटा, r ऑफ z इक्वल टू r cos गामा। तो भाई साहब अगर ये r वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सिमिलरली जैसा हमने 2D में करा था, ये 3D था, वो 2D था, ये 3D है, तो इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, क्योंकि तीनों की तीनों क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से देखो
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब आर स्क्वायर को रूट से बाहर फेंक दो। चलो, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे बता सकते हो तुम? मैं ऐसे बता सकता हूँ, देखो ऐसे। कैसे? ऐसे। ये अल्फा है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा भाई? कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ? बेस बाय हाइपोटेनस। ये बेस जिसके साथ थीटा वही बनता है बेस। तो ये क्या होगा? x बाई आर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा भाई? y बाई आर। और कॉस गामा क्या होगा भाई? z बाई आर। अच्छा, आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से देख ले भाई मेरे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। बोल, अब तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर, ये 1 ये 2 ये 3। सोच समझ के देखना। देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा हम क्या कर रहे हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट? तो देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एलसीएम आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई? आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कट कट 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 8। आ रही बात समझ में? तो आर मॉड इक्वल टू आर आना चाहिए, आया। और इसको हमने देखा डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर के सम कितने होते हैं? 1 के बराबर। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम कर दो तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और बच्चों मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं एन और इसको कहते हैं एन। डायरेक्शन कोसाइन का नोटेशन मैथमेटिक्स में एल, एम और एन के रूप में लिखा जाता है। और वहाँ पे थ्योरम होता है जो आपको प्रूफ करना होता है, एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और प्रूफ आपका वो ये है, प्रूफ आपका ये है ना। तो मैथ्स में जब 3D पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको यूज में आएगा। फिजिक्स में भी जरूरत है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है सभी को? आई होप सभी को क्लियर होगी। अब देखो भाई, अब देखो यानी 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 मैं क्या लिख सकता हूँ? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। बोलो जी, मॉड ऑफ आर इक्वल टू दिस। सही बात है ना? तो फटाफट पॉज करके नोट कर लो आप लोग। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को अंजाम देते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द वेक्टर ए बी and its magnitude if it has initial point a 1 2 minus 1
फाइनल पॉइंट B 3 2 2 3। देखो भाई ये क्या क्वेश्चन है कि AB कोई वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड और हमें फाइंड द वेक्टर AB एंड इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर भी फाइंड आउट करना और इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना। इट हैज इनिशियल पॉइंट इतना एंड फाइनल पॉइंट इतना। मतलब ये कोई 3D वेक्टर डिस्टेंस निकाल दो भैया। यहाँ से ये शुरू हुआ, इसकी इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट कहीं यहाँ पे है ना, मैं गलत बनाया। ओ बी नीचे ठीक है, लेट इट बी स्पेस में कहीं भी है। तो ये क्या है, ये ए था, सॉरी ये ए है और ये बी है। ये आपका 3,2,2 है और ये आपका क्या है 1 2, -2। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, डिस्टेंस निकालो फॉर्मूला से। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे आसान है बच्चों। पहले तो आप AB वेक्टर डायरेक्ट निकालो। AB वेक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या है, x2 - x1 डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो ना, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k। इससे आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वेक्टर। अब कैसे, मैंने यहाँ पे अगर सच बताऊँ तो क्लास 10th में जो आपने चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी वही लगाया है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर। स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ स्क्वायर नहीं है, अभी दिखाता हूँ मैं अपने पहले मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसके बाद उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा दोनों चीज़ सेम कैसे आता है। देखो x2 - x 3 - 1 2 2y क्या 2y। देखो अभी सिखाऊंगा मैं 2y प्लस y2 - y1 2 - 2 0 0 j क्या 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 k। तो वेक्टर क्या हो गया भाई 2i कैप प्लस 3k। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कैसे की, अभी बताओ, पहले सीओ को समझो। अब देखो ये x कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है, y कंपोनेंट में मेरा क्या आ गया 0 आ गया, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड भी बोला है तो हमें याद है हम क्या करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और पूरे का रूट, है ना। x कंपोनेंट कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये हो गया √30। अच्छा अब देखते हैं क्या हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये सेम आता है या नहीं आता। पहले आप इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के तरीके से देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ, अपने छोटे दिन याद करने वाला। कैसे, ऐसे क्या लगाने वाला हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 चैप्टर 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। देखो जी 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4, 2 - 2 0 0 का स्क्वायर 0 नहीं लिखता मैं, 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9। बोलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी मेरा वही आया मैग्नीट्यूड, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मेरा वही आया, मैग्नीट्यूड मेरा इतना है, ठीक है। अब देखो भाई हमें क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ये कौन सा वेक्टर 3D। अच्छा तो इस AB वेक्टर को अपन 3D वेक्टर में ऐसे लिखता था, ऐसे लिखता था r cos अल्फा i कैप, r cos बीटा j कैप, r cos गामा j कैप, k क्या cos अल्फा को लिख दो r/x। देखो r नहीं लिखा, हाँ ठीक है। अच्छा cos अल्फा क्या होता था भाई, x/r x/r, ठीक है। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/r से x r कट जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। बोलो सही बात है, यानी x के लिए हम क्या लिखते हैं r cos अल्फा, है ना। यहाँ से इसका r cos अल्फा निकालो, x निकालो r cos, चलो। या फिर आप एक काम करो, x कंपोनेंट क्या है
कंपोनेंट क्या 3 माइनस 1, x को क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 कैसे, देखो ऐसे, देखो यहाँ देखो, हाँ समझ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है x2 है और ये कितना है x1 है। तो भाई साहब ये x कितना होगा, x2 में से x1 को माइनस कर दो, आई बात समझ में। उसी तरह से y2 में से y1 को माइनस कर दो, उसी तरह से z2 में से z1 को क्या कर दो, माइनस, है ना। इसी तरह से करना है बच्चों, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2y क्या प्लस 0j क्या प्लस 3k का 3k। क्लियर है, समझ में आई कहानी। तो डायरेक्टली हम इतना डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, उसी से आ जाएगा। इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, 11th के एग्जाम में आप इसी का बस कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट कर देना, सम कर देना, आपका कोई नहीं काटेगा, है ना। ठीक है, चलो तो जल्दी से पॉज करके आप इसे नोट करो। चलो चलो बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब एक ही तरीका करना, फाइंड द यूनिट वेक्टर। Find the unit vector parallel to the resultant। तो पैरेलल है तो उसी का यूनिट वेक्टर ना निकाल दें। Parallel to the resultant of vectors। विद्यार्थी कैंसिल में मिलेगी। हाँ, vectors सस्ते मिले ना 400 I plus 4j minus 2k I plus 4j minus 2k b vector equal to 3i minus 5j plus e। बच्चों वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आप आगे की। चलो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मैं सॉल्यूशन बताना ये। हाँ, a प्लस बी करना है ना, रिजल्टेंट का मतलब दो वेक्टर को जोड़ना है। तो भाई साहब i प्लस 4j माइनस 2k प्लस 3i माइनस 5j प्लस e, है ना। तो देखो i को i के साथ जोड़ेंगे, लाइक टर्म्स का एडिशन होगा बस, है ना। तो ये क्या होगा 4i माइनस j क्योंकि प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस, दिस इज माई a प्लस b। ठीक है, तो हमने एक चीज तो निकाल लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया, है ना, क्योंकि कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रखा था तो उसको ऐड करना आसान, अब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इसके लिए एक फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल में मतलब जिस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हमें दूसरा वेक्टर भी चाहिए, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है, यूनिट वेक्टर या फिर एंगल या फिर डायरेक्शन कोसाइन। तो हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट वेक्टर निकाल। यूनिट वेक्टर आप लोगों को याद होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर मान लो हमें इसका a प्लस बी का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ऐसे लिखते कैप पहना देते, टोपी पहना देते, यूनिट वेक्टर के ऊपर टोपी पहनाते हैं। आई बात समझे, ठीक है। तो ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई मॉड ऑफ a प्लस b वेक्टर। तो भाई साहब हमें a प्लस b वेक्टर तो गिवन है, लेकिन ये मॉड ऑफ a प्लस b वेक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, a प्लस b वेक्टर का मॉड निकाल लेते हैं। चलो निकालो, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 16 17 18 रूट 18, है ना। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 2 18
बोलो क्या नहीं समझ में आया? 4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 9 × 2 9 का स्क्वायर रूट 3 ये 3√2 ये क्या आ गया भाई? इसका मॉडुलस आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी यूनिट वेक्टर निकाल लो भाई। इसकी यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे a + b का कैप इज इक्वल टू 4/3/2 i कैप है ना माइनस 1/3/2 j कैप प्लस नो माइनस 1/3/2 √2 k कैप। तो बच्चों हमने क्या किया? इस वेक्टर के हर एक कंपोनेंट को उसके यूनिट उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमारा क्या आया? इसका ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसमें आप ये जो वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन में। अब आप कोई भी ले लो है ना, कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते, लेकिन हम क्या कहेंगे? यही मेरा वेक्टर क्या है? इसके पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे भी कभी कभार गिवन होता है बच्चों, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 18 which is parallel to the resultant of these two vector। उस केस में क्या करेंगे? एक c वेक्टर लिखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड। अगर मान लो क्वेश्चन एक बार देख लो, पहले आप पॉज करके नोट कर लो इसको एक बार, फिर मैं बताता हूँ इसमें वेरिएशन कैसे हो सकता है। अब देखो भाई, पॉज करके नोट कर लिया होगा सभी ने, तो हम क्या करते हैं? मैं इसमें करना होगा फाइंड द यूनिट वेक्टर whose magnitude या वेक्टर parallel to the resultant of the two vectors and यूनिट वेक्टर तो its सेम ही रहेगा। magnitude is 80 units है ना। तो भैया रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 18 यूनिट हो। तो इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को है ना, फाइंड द वेक्टर, अभी यूनिट वेक्टर बोला था तो ये फाइंड द वेक्टर पार्ट। इस वाले वेक्टर को मैं मान लेता हूँ c वेक्टर है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं क्या करूँगा? c वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? c का मैग्नीट्यूड इनटू c कैप। अच्छा, जो a + b का डायरेक्शन है वही c का भी डायरेक्शन है। बोल रहा है कि दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है ना। तो हम क्या करेंगे? 18 into 4/3√2 i cap minus 1/3√2 j cap minus 1/3√2 k cap। मल्टीप्लाई कर दो, 18 4 जा 72 बाई, या फिर काट लो, या कटता है काट लो, 3 6 जा 18 6 4 जा 24 बाई √2 i cap काट लिया था 3 6 जा 6 माइनस 6/√2 j cap minus 6/√2 k cap। ये मेरा क्या आ गया? सी वेक्टर आ गया। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो है ना, रेशनलाइज भी करना चाहो तो कर सकते हो। लोग कर देता हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो देखो ये क्या होगा? 24/√2/2 i कैप माइनस 6√2/2 j कैप माइनस 6√2/2 k कैप। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? 12√2 i कैप माइनस 3√2 j कैप माइनस 3√2 और लिख दो और। ठीक है। आ रही बात समझ में सभी को? तो सारे लोग जल्दी से इसको पॉज करके एक बार नोट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे है ना बच्चों। कोई डाउट तो नहीं? डाउट होगा तो आप मेरे को ऑनलाइन पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कोचिंग थोड़ी लगेगा। चलो बच्चों, आपके सामने अब दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर दिस है ना। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, लैम्डा यहाँ पर है, इस लैम्डा की वैल्यू आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। चलो बच्चों देखो, आई होप सभी ने कर लिया होगा। जिसने जो नहीं कर पाए बच्चों, सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दें कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या रहा है? यूनिट वेक्टर का ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी है? 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है?
1, इसका मतलब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, अंडर रूट इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका 1, उसका मैग्नीट्यूड कर दिया 1। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बात 0.4 का स्क्वायर 1.6 नहीं 0.16 सॉरी 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अच्छा जी, इसको दोनों को ऐड करो तो 0.80 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.80, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.20, लैम्डा इक्वल टू रूट अंडर 0.2 इज माय ब्लडी आंसर। तो मैंने स्क्वायर तो सही किया था बस। ठीक है, अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और रेज्यूम तो वही था ठीक है ना। तो भाई साहब इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्यों, यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1, इसलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया था। तो सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर आपके लिए क्या थे बच्चों, इंपॉर्टेंट थे। कुछ गले को कहना था इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट थे, है ना। हाँ तो यूनिट वेक्टर Pause the video and just note it down. चलो जो अगला क्वेश्चन आपके सामने पे है, a body travels 10 मीटर due north, है ना, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चलता है and then 7 मीटर due east, फिर ईस्ट की तरफ 7 मीटर चलता है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कितना होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करते जल्दी से। आप देखो यहाँ पे है ना, पहले क्या होता है, एक बॉडी ट्रैवल करती है 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये नॉर्थ है और ये बच्चों ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट इसका ये था, फाइनल पॉइंट इसका ये है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेज डिस्टेंस, तो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो भाई साहब ये एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, पहले बता चुका बच्चों मैं आपको। तो ये देखो O से A गया, A से B गया, तो ये है OA वेक्टर, ये है AB वेक्टर और ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मेरा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बच्चों याद रखना S से अक्सर लिख के दिखाते हैं, कुछ लोग उसको X से भी दिखाते हैं, मैं S से दिखा दिया, कोई बात नहीं यार। मैं बोल रहा हूँ where S वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो भाई साहब इसकी पहले को मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो जी सही जी। हाँ OA 10 का स्क्वायर 100, OB का 49, तो ये क्या हो गया रूट 149, है ना। मीटर में दे रखा है, मीटर है ना। रूट 149 कैसे सॉल्व करें, 21 जा 441 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 11 जा 121, 12 जा 144 यानी 12 पॉइंट समथिंग, है ना। आप अप्रॉक्स में आंसर दे सकते हो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, 11th के एग्जाम में बैठे हो तो आपको पूरा इस तरह से निकालना पड़ेगा, है ना। वैसे तो मैं इसको लिख देता हूँ 12.2 समथिंग आएगा, देखते हैं अप्रॉक्स सही है जाता है। 1 जा 1 का 2 49 2 2 44 5 ये हो गया 44 0, है ना। डालेंगे तो एक और 0 आ जाएगा 44 2 2 या 4 हो जाए 1, ओके 1 2 आएगा, है ना। 4 4 1, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा 59, राइट 59, ये हो गया 442, ठीक है। यहाँ पे 0 अपने आप ही आ जाएगा, है ना। 2 0 आएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, तो
ये क्या हो जाएगा 2 बार में 2 बार, ठीक है। तो आपका ये नियरली क्या गया 12.12 है ना। ये आपका क्या गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ। और साथ में बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल दिया, लेकिन इसके साथ हमें एक और क्या निकालना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए भाई साहब क्या निकाल दो, tan थीटा निकाल। अच्छा डायरेक्शन हम कहाँ से निकालते हैं भाई, फर्स्ट रिजल्टेंट का फर्स्ट एंगल। थीटा मान लेता हूँ मैं, अल्फा मानो, ठीक है थीटा मान लेते, थीटा मान या अल्फा मान, चलो अल्फा मानना, अल्फा मान कुछ भी मान लो, बीटा मानो, चलो अल्फा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तनुष मान लो, है ना, कुछ भी मान लो। चलो तो भाई साहब ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, बेस बाई हाइपोटेनस यानी tan अल्फा, चलिए बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी यार परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई 0.7 यानी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0.7। एंगल तो बताओ, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इस तरह से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अब 0.7 की वैल्यू अगर आपको पता है tan इनवर्स 0.7 तो ठीक है, कि आपके क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे इसको छोड़ दोगे, आपका यही है। आपको भी नहीं पता, ठीक है जल्दी से पहुंच करके वीडियो नोट ये चीज नोट करो। एंगल की वैल्यू किसी को नहीं पता होता भाई, एंगल की वैल्यू या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया होगा या इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो ही आप लिख सकते हैं, है ना, कोई इसको रट नहीं सकता, है ना। इतनी सारी वैल्यूज को आप कैसे रटोगे भाई, नहीं रट सकते। बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, इसमें जो OA वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड है 4 मीटर और x एक्सिस से साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये B वेक्टर है ये x एक्सिस के इस वाले पार्ट के साथ यानी अपोजिट x एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको बताना है a प्लस b का मॉड कितना होगा, दूसरा अल्फा कितना, 5। जल्दी से पॉज करें वीडियो को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 5 में 5। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इन दोनों के टेल से टेल जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े, तो हम क्या करते हैं a प्लस बी निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, a प्लस बी निकालने का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो दिख रहा है ट्रायंगल बनना 90, ठीक है 2ab। तो हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं भैया, लीनियर पेयर से देख लो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180, है ना। और देखो भाई जो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a कितना है मेरा 4 तो 4 का स्क्वायर, b कितना है मेरा 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो भाई साहब ये क्या हो गया 4 चौके 16 3 के 9 प्लस 0 ये हो गया √25 बोले तो 5 मीटर। तो रिजल्टेंट क्या हो गया भाई 5 मीटर हो गया, जबकि अल्फा की वैल्यू निकालनी है। भाई साहब अल्फा कैसे निकालें, अल्फा निकालें सिंपल सा तरीका है भाई, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर ये मेरा सेकंड वेक्टर, और tan अल्फा क्या होता था, देखो tan अल्फा क्या होता था b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। किसको लेंगे? अच्छा तो b मेरा क्या है, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, तो सेकंड वेक्टर मेरा क्या है 3 sin थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 1 है ना, और ये क्या मेरा a क्या है 4 प्लस 3 cos 90 डिग्री, नीचे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ये देखो sin 90 डिग्री वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा, 3 इंटू cos 90 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 यानी भाई साहब मेरा tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 4/, क्लियर है सभी को, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठा के किया, देखो ये जो मैंने क्वेश्चन किया भाई डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठा के किया है। अभी अगला क्वेश्चन जो करूंगा मैं ऐसे करने में मेरे को मुश्किल आई तो मैं क्या करूंगा देखूंगा, पहले आप पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, है ना। सॉरी 3/, सॉरी बच्चों 3/, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, इट्स 3/4, प्लीज रेक्टिफाई इट, pause the video and note it down,
फटाफट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके पास O3 ये वेक्टर है, 4 मीटर इसकी मैग्नीट्यूड है और एंगल एक्स एक्सिस का 30 डिग्री का। ये O2C वेक्टर है जो कि इसकी मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना। ये O1B वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है और इसके एक्स एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसकी मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है O1B प्लस O2C प्लस O3A वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, प्लस आपको इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी फाइंड आउट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 होता है बच्चों तुम्हारे लिए बहुत आसान है, लेकिन ये 3-3 है ना, ये क्या है 3-3 है, तो 3-3 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बैटिंग हो गई। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 का तो फॉर्मूला मैंने बताया नहीं आपको। तो आप बेटर क्या होगा, इसको आसान कैसे कर सकते हो, इसको आसान आप ऐसे कर सकते हो, आप इसका रिजोल्यूशन निकालो। देखो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसको आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 cos 30 डिग्री। बोलो इसका परपेंडिकुलर इधर ऐसे लोगे, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन थीटा, सही बात। आ जाओ इधर क्या है, ये ऐसे जा रहा है तो थीटा यहाँ है, ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री, और इसके लिए आप ऐसे लोगे या ऐसे लोगे, ऐसे लोगे, बोलो है ना। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री इधर की ओर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 5 cos 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 5 sin, बोलो सही बात है गलत बात, तो परपेंडिकुलर इसी के ऊपर है। यानी हमने क्या किया बच्चों, पहले x कंपोनेंट, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, x कंपोनेंट है ना, x कंपोनेंट क्या है 4 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो i क्या प्लस 5 cos 90 डिग्री कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये x में एक और है 3 cos 60 डिग्री कौन से, नेगेटिव x में, तो क्या करेंगे यहाँ पे -3 cos 60 डिग्री i क्या। बोलो x कंपोनेंट हमने लिख लिया, ये क्या x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये 2D है, मतलब x कंपोनेंट चाहिए हमको और y कंपोनेंट चाहिए, तो r ये दोनों देखो ऊपर की ओर है ना, तो प्लस z डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3 sin 60 डिग्री z क्या प्लस 4 sin 30 डिग्री j कैप, माइनस क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है -5 sin 90 डिग्री j। सही बात है, सही बात है भाई। अच्छा तो भाई साहब मैं क्या करता हूँ, एक बार Rx को सॉल्व कर लेता हूँ, Rx को Rx कर 4 cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3/2, बोलो जी आई क्या cos 90 डिग्री, सारे y डायरेक्शन में तो j क्या, सारे x डायरेक्शन में तो i क्या, x डायरेक्शन के लिए i लिखते हैं, y डायरेक्शन के लिए j लिखते हैं। cos 90 की वैल्यू 0, j क्या -3 cos 60 1/2 i क्या, तो भाई साहब जे के कौन सा, सॉरी i क्या, Rx वेक्टर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 2√3 i क्या, ये तो 0 हो गया, -3/2 i क्या। सॉल्व इट आउट, 4√3/3, तो ये क्या हो गया 4√3 -3/2 i क्या। सही बात है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ry को सॉल्व करेंगे। चलो ry को यही सॉल्व कर लेते हैं। sin 60 डिग्री √3/2
साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 90 डिग्री 1, है ना? सॉरी नॉट जे तो ये क्या हो गया, 2 से 2 काट दो, तो हमारे पास क्या बचे भाई, 3√3/2 प्लस 2 माइनस 5 जे प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3, ये क्या होगा, 3 2 या 6, है ना? 3√3 माइनस 6 जे। आई बात समझ में? ये आर वाई आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट हम क्या करते थे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर का रूट। जो आज समझाया भाई वही कर डालो बस, ठीक है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट्स कर दो सॉल्व। मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, मैं कर देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 into 4 कर लो, 1.73 into 4 कर लोगे तो क्या होगा, 4 3 या 12, 4 7 या 29, है ना? 4 7 या 28.29। आपने वहाँ पे बाई 2 नहीं लिखा, हाँ बाई 2 सॉरी, 4 7 या 28 कैरी 2, 4 1 या 4 5 6 6.92 माइनस 3 2 9 और 6 में से 3 गया, यानी 3.92 बाई 2, 3.92 बाई 2, इसको भी सॉल्व कर लो यार। 2 1 या 2 कैरी 1, 1 9 19, 2 9 या 18 कैरी 1, 2 6 या 1.96, यानी ये हो गया 1.96 का स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लो भाई, 3√3 1.73 है, 1.73, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर मिल गया 1.73 नीचे का देखिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिया भैया नीचे का देखिए, है ना? हमें क्या निकालना बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है? हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। यहाँ देखो 3√3 1.73 into 3 3 3 या 9, 3 7 या 21, 3 1 या 3 4 5 5.19 माइनस 6, तो भाई 6.00 में से 5.19 क्या कर लो, माइनस कर लो, तो 10 - 9 1 81 और 9 - 1 8 और ये 0.81, यानी यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस का 0.8 बाई 2, अब देखो 0.81/2 है ना, 0.22 4 जा 8 1 के लिए क्या लेना पड़ेगा भाई हमें, 0 यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका हो गया 0.40, एक सेकंड 45 नहीं होगा, 2 4 जा 8 और आपका ये हो जाएगा 40.5 सॉरी 40.5 0.40.5 सॉरी 405 सही है, 0.405 है ना? तो भाई साहब यहाँ पे आप क्या करोगे, 0.405 का स्क्वायर कर, आगे बात समझ में क्लियर है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.96 का स्क्वायर, 1.96 का बच्चों बहुत सिंपल है, देखो आप 196 का स्क्वायर कर लो, आप 196 का स्क्वायर कर लो, कैसे करेंगे, 196 देखो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना? यहाँ पे समझो 196 पूरा मत सॉल्व करो, 196 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 कम कर दो इसमें, तो 192 हो गया। किसके आसपास देखा हमने 200 के, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 या 4 2 9 या 18 है ना, 3 यानी 384, कितना कम किया था, 4 का स्क्वायर 16, यानी आपका आएगा 38416। अब क्या था 1.96 था, तो 3.123 3.8416 यूट्यूब से नहीं लेके
3 पॉइंट ये वैदिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। 3.4186। चलो अब हमें करना है 0.405 का स्क्वायर, 0.405 का स्क्वायर, मान लो 2.5 0.40 0.4 का स्क्वायर कर दो, 0.4 का स्क्वायर हटा 1.6 0.16 0.16 है ना, तो आप इसको लिखो 0.16 खत्म 17 है ना, 17 के आसपास आप ले सकते हो, 16 ही रहता है ना। मैं 5 को नहीं लेकर जाऊँ, ठीक है, मैं 5 को नहीं, 0.4 का स्क्वायर 0.16। अब इन दोनों को जोड़ना है, ये आगे नहीं आ रहा 4 3.84 प्लस 0.16 था 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 2 मीटर इन माई रिजल्ट है ना, नियर अबाउट 2 मीटर, नियरली 2 मीटर इन माई रिजल्ट है ना। ऐसे अप्रॉक्स लेके आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत बोर्ड में है ना। अब आते हैं हम बोर्ड भी होगा जब है। अब हम आते हैं बच्चों इसका एंगल निकालना। एंगल कैसे निकालेंगे, देखो आपको सिखाया था tan अल्फा इज इक्वल टू, मैंने क्या सिखाया था बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट। तो सिंपली आप tan अल्फा, वाई कंपोनेंट क्या था 0.40, एक्स कंपोनेंट 1.96, जस्ट डिवाइड इट आउट और अल्फा की वैल्यू वहाँ से आपको मिल जाएगी कितनी, tan इनवर्स, जो भी आप डिवाइड करोगे वहाँ से आप इसको ले सकते, ये अल्फा सिंपल, ठीक है। तो कंपोनेंट को ब्रेक करके, अगर बहुत सारे वेक्टर्स तो और हमें फॉर्मूले से दिक्कत होती है, तो कंपोनेंट ब्रेक करके आप बहुत आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये हुआ कंपोनेंट को ब्रेक करके किस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान हो जाता है इससे। आई बात समझ में? चलो पॉज करके नोट करो। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बैठा सारे बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है। मोटे